तो देखेंगे। अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पिछली वीडियो में अभी हमने एंटोनियम और सिनोनियम कर चुके हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे नंबर लगाते हैं। और फिर से वही बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोस को पूरा देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी कि ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ों पे डिपेंड हो जाए या फिर ड्रग्स पे डिपेंड हो जाए, तो उस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस इंसान को हम लोग कहते हैं, मैं लिख दूँ, उस इंसान को हम लोग कहेंगे एडिक्ट, यानी जिसको लत लग जाती है। ठीक है, यानी जिसको ड्रग्स की लत लग जाए या किसी और चीज़ की लत लग जाए तो उसे हम एडिक्ट कहते हैं, जिसे लत लग गई हो। तो दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी कि कोई व्यक्ति जिसे बहुत छोटी सी जगह में बंद कर दिया जाए, मान लो छोटा कमरा हो उसमें बंद कर दिया जाए तो उसे डर लगता हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसको बंद जगह में डर लगता हो, छोटी सी जगह में बंद जगह में डर लगता हो, तो ऐसे वाले हम डर को क्या कहते हैं? उस डर का क्या नाम होता है? तो उस डर का नाम होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA। सही है, क्लियर होगा, इसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, यानी कि भगवान को पुकारे रक्षा के लिए, या फिर किसी पावरफुल इंसान को जो हमारी हेल्प कर सके, या कानूनों को, या कुछ भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को पुकारें, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को, तो इसको हम कहते हैं इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, ओके। जब हेल्प में किसी को बुलाते हैं तो इसे इन्वोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला वन वर्ड क्या है, देखो, सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, यानी कि जो किसी के बारे में भद्दा यानी अभद्र, देखें ज़रा उसके हम क्या कहते हैं? जर्नल्स होती हैं जो पत्रिकाएं, उनमें अगर हम लिख दें किसी के बारे में अभद्र, उसके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके गलत लिखें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कर्लियस। देखें, स्कर्लियस कहते हैं उसे, अब्यूजिव राइटिंग को, यानी कि हम इसे अभद्र लेख भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कह सकते हैं अभद्र लेख, अभद्र लेख। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु अपोजेस बार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी ऐसा इंसान जो विरोध करता हो, युद्ध का विरोध करता हो, या फिर मिलिट्री का फोर्स का मतलब यूज़ नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति। इसका मतलब वो लड़ाइयाँ नहीं चाहता, शांति चाहता है। युद्ध विरोधी जिसे कहते हैं हम, या शांतिवादी, उसे बोलते हैं पेसिफिस्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं पेसिफिस्ट, PACIFIST, पेसिफिस्ट, शांतिवादी या फिर युद्ध विरोधी। अगला, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको सही गलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, उसको हम कहते हैं नीतिहीन, जिसको कोई मतलब ही नहीं, नीतिहीन, अमोरल, मतलब इसका होता है नीतिहीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, यानी ऐसी चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं रही हो, प्रचलन से बाहर हो गई हो, यानी लंबे समय से उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, तो उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। ऑब्सोलेट मतलब प्रचलन से बाहर। ठीक है, या फिर हम इसको आउट ऑफ फैशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फैशन, अगर आउट ऑफ फैशन लिखा होता तब भी हम यही लिखते, ऑब्सोलेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। स्टील्थली डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील्थली डन, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, यानी कि कोई दूसरा इंसान नोटिस न कर पाए, इस अंदाज में चोरी छुपे कोई काम कर दिया जाए, यानी कोई भी शांति से सीक्रेट वे से कोई काम कर दिया जाए जब उसे कोई पता न कर पाए, तब इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे काम को उसे हम कहते हैं सरप्सियस, इसको कहते हैं हम सरप्सिसियस। देखना ज़रा, SESURRE। ठीक है, RR, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, फिर से लिखता हूँ,
SURRE surreptitious। ओके, ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, यानी कि जो शब्द कब्र पर लिखे जाते हैं। रिटन ऑन अ टॉम्ब यानी कब्र पर जो शब्द लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उन्हें समाधि लेख, यानी उसे बोलते हैं हम एपिटफ। एपिटफ, समाधि लेख, ठीक है, समाधि लेख, एपिटफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि ऐसा आदमी जिसको किसी भी धंधे का, किसी व्यवसाय का लंबा अनुभव हो, उसे अनुभवी व्यक्ति कहते हैं। उसे बोलते हैं हम वेटेरन, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं, वेटरन भी कह सकते हैं। ओके, अगला सीजन्ड भी कह सकते हैं। इसके लिए एक मस्त मीनिंग होता है सीजन्ड। सीजन्ड, ठीक है, ये भी अनुभवी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि ऐसा इंसान जो ऐसा काम जो पॉसिबल हो, जिसको किया जा सके, उसे बोलते हैं हम फीजिबल। फीजिबल, आई बात समझ, यानी ऐसा काम जिसे किया जा सके उसे हम फीजिबल बोलते हैं। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, यानी कि ऐसा इंसान जो विदेशी, ए पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, यानी कि विदेशी ज़मीन पर आया है कहीं से रहने के लिए, इस तरह का मतलब। तो वो बाहर से आया हुआ इंसान होगा, बाहर से आया हुआ है, पर हमारे यहाँ उस जगह पर रहेगा तो उसे बोलेंगे इमिग्रांट। जब इंसान कहीं से आया होता है ना, तब उसको लिए इमिग्रांट। अभी यही इंसान गोइंग टू अ फॉरेन लैंड होता, यानी कि गया होता, तो इस आई की जगह हम ई बना देते, ठीक है, तो फिर एमिग्रांट हो जाता, वो जाता है, तो उसे ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें ज़रा। अगला क्वेश्चन, एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर न्यूज़, अभी ऊपर हुआ था ये, विच इज़ नो लॉन्गर न्यूज़, ऐसी चीज़ जो लंबे समय से हुई ना हो इस्तेमाल, उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। अभी आया था ऑब्सोलेट, प्रचलन से बाहर, आउट ऑफ फैशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, ऐसा इंसान जो कर्ज पटाने में असमर्थ हो, यानी कि कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, कर्ज नहीं दे पा रहा हो, तो उसका दिवालिया निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ये ठीक है, इंसॉल्वेंट। बैंक के भी केस में अगर बैंक भी नहीं दे पा रही है लोन वोन, या वो भी बर्बाद हो गई है, तब भी उसे हम बोलेंगे बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन, incapable of being understood in either of two or more possible senses and they are not definite, यानी कि किसी भी चीज़ के दो से ज़्यादा मतलब हों और वो समझ में नहीं आ पा रहे हों कि कौन सा वाला निश्चित है, कन्फ्यूजन रहे, स्पष्ट ना हो, तब हम उसको अस्पष्ट। सिनोनियम्स में देखो एम्बिगस, ये जो लिख रहा है ना, एम्बिगस का मीनिंग सिनोनियम्स में क्या होता है, नॉट क्लियर या अस्पष्ट, तो यहाँ पे भी इसका मतलब अस्पष्ट है, ठीक है। एम्बिगस, एम्बिगस यानी कि इसी एम्बिगस का मतलब हो गया इसके दो तीन वर्ड्स, इसके दो तीन मीन्स होंगे कोई चीज़ के, और हम उसमें हम कर नहीं पा रहे पूरी तरह से कि क्लियर कि कौन सा वाला उसका मीन सही है, डेफिनेट नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ पा रहा, तो ऐसे केस में हम उसे एम्बिगस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखें। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, जैसे कोई नाटक वाटक करते हैं तो उसके बाद में दो शब्द जो बोलते हैं बाद में, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द ड्रामा, इस तरह से जो चीज़ें बोलते हैं उसे हम दो लास्ट की जो लाइनें होती हैं, छोटी सी जो भी पोएम या स्पीच जो भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एपिलॉग कहते हैं। एपिलॉग, एपिलॉग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एपिलॉग बोलते हैं उसे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं ज़रा। 17 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी कि किसी इंसान को रुपया कमाने के चक्कर में जो धोखा दे दिया जाता है ना, हम उसे क्या कहते हैं। जैसे आजकल क्या है, सबसे ज़्यादा धोखा रिश्तेदार देते हैं, कुछ ही फ्रॉड करा देते हैं साथ में, तो इसे हम फ्रॉड बोलते हैं, ठीक। अगर पैसा कमाने के चक्कर में कोई आपको धोखा दे जाए तो उसे हम फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड, ठीक है, मनी बनाने के चक्कर में अगर आपको कोई धोखा देता है तो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखें ज़रा। ये लिख रहा है फ्लैट मेटल और पोर्सलैन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज अ ऑर्नामेंट और मेमोरियल, यानी कि किसी भी धातु की प्लेट वगैरह जो है सजी सजाई रखी हो, किसी दीवार पे फिक्स कर दी जाए
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्लेग। ठीक है, प्लेग फिक्स कर दी जाए, सजा करके रख दी जाए कोई भी धातु की प्लेट वगैरह इस तरह की चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसे तो हम प्लेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कट समथिंग इन टू पीसेस, यानी कि किसी चीज़ को दो भागों में अगर काटा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। दो भागों में जब किसी चीज़ को काटा जाता है तो हम उसे सेवर कहते हैं, SEVER, सेवर। ठीक, ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। देखें, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि देखें ज़रा कि किसी फैमिली से जब रूलर्स बिलोंग करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, और इसका सही मतलब क्या होगा वो देखते हैं ज़रा। देखें ज़रा, किसी सक्सेशन ऑफ रूलर्स ऑफ बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि किसी फैमिली यानी किसी परिवार के शासकों से संबंधित जो है उत्तराधिकारी हो उसको बोलते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, DY और NAST, डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है टू सीज़ कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, यानी कि किसी वाहन को जो सीज़ कर देते हैं ना, किसी वाहन को सीज़ कर देते हैं और किस चक्कर में, जब वो कोई दबाव बना रहा हो टू गो अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की डिमांड या इस तरह सा कोई जो यानी कि किसी वाहन को हम हाईजैक जिसे कर लेते हैं, एक तरह से बोलें तो हाईजैक करना, यानी कि डिमांड करने के लिए हम उसे नई जगह ले जाते हैं उठा के। कोई वाहन जा कहीं रहा हो और उसको पकड़ के डिमांड करके कहीं, मतलब कहीं भी पकड़ के ले जा करके किडनैप कर लिया, एक तरह से जैसे इंसान को किडनैप करते हैं वैसे किसी वाहन को अगर किडनैप कर लिया जाए और कुछ डिमांड रखी जाए उसके बदले, चाहे भले उसमें खाली सवारी बैठी होती है, तो हाईजैक कहते हैं उसे, हाईजैक। ठीक है, हाईजैक करना फिल्मों में बहुत होता है ये हाईजैक वाईजैक, हर मूवी में होता ही है ऑलमोस्ट। अगला देखें, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। देखना यहाँ इकट्ठा दो लिख गए हैं तो इन दोनों का मैं आंसर दे दूंगा। देखो 22 वाले का मैं आंसर दे रहा हूँ पहले, ठीक है, 22 वाले का। 22 है लास्टिंग फॉर अ मोमेंट, यानी कि कोई चीज़ जो होती क्षणिक हो, अगर मतलब थोड़ी देर के लिए, क्षणिक चीज़, मोमेंट्री, उसे बोल रहे हैं मोमेंट्री। ठीक है, ये हो गया 22 वाले का। और 23 वाला उसका हम देखना ज़रा, वन हु इज़ डिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, यानी कि वन हु, देखना है 23 है, इसे रब कर दूँ तब लिखूँ, इसे रब कर दे रहा हूँ। देखें ज़रा, मैं इसको रब करूँ फिर उसके बाद लिखता हूँ। 22 वाला हो गया, मोमेंट्री, क्षणिक चीज़ के लिए मोमेंट्री का इस्तेमाल कर देते हैं। अब मैं यहीं पे 23 लिख रहा हूँ, ठीक है। देखें ज़रा 23 वाला, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, यानी कि जो सुख और दुख के प्रति उदासीन हो, ना सुखी ना दुखी और इस तरह का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइक, STOIC। ठीक है, सुख दुख के प्रति उदासीन व्यक्ति। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला 24, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, यानी कि चुनने की कला जो होती है, जैसे कुकिंग एंड ईटिंग और गुड फूड वगैरह, इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, GASTRONOMY। ठीक है। अगला देखो, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे को मार देना, जो बच्चे की मौत कर देना होता है ना, हत्या कर देना, उसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, यानी शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल, यानी कि ऐसा इंसान जो औरतों को बराबर आंकता हो और सब जगह औरतों को बराबर अवसर दिलाने की जो है दिलाने में भरोसा रखता हो, यानी एक तरह से महिलावादी इंसान जो औरतों में भरोसा रखता है, उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं, महिलावादी, FEMINIST, फेमिनिस्ट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखें ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु स्टडीज़ इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, इसका मतलब ऐसा इंसान जो इलेक्शंस जो होते हैं ना, चुनाव, उनका पूरा अध्ययन करे और पोल्स जो न्यूज़ चैनलों में बताते हैं एग्जिट पोल से किसका हार और किसका जीत होने वाला है, तो वही जो पूरी तरह से अध्ययन करता है उसको हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट,
सेफोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी कि जो अध्ययन कर रहा हो पूरे इलेक्शन का उसे हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा डॉक्टर, ये लिख रहा है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, यानी कि डॉक्टर जो बच्चों को, नहीं बच्चों का है वो, चाइल्ड विशेषज्ञ जिसे कहते हैं ना वो, उस तरह से, तो बच्चों को जो करता हो ट्रीट उसको क्या कहते हैं, उसे हम तो पेडिएट्रिशियन कहते हैं। देखें ज़रा, PAEDIA, पेडिएट्रिशियन, ठीक है, बच्चों को जो ट्रीट करे उसे हम पेडिएट्रिशियन बोलते हैं। तो ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म होते हैं। और अब हम बढ़ेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। और ईडियम एंड फ्रेजेस अब सामने हैं हमारे, इनको हम करते हैं कि इनका क्या मतलब है। देखो मैं इनकी हिंदी बोलते चलूँगा और कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी पूरी की पूरी मैं लिख पाऊँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला इडियम है ए हार्ड नट टू, पहला इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक, और इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। साउंड शायद सही आ रही है, हाँ देखें, पहला इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक, और क्या रहेगा इसका मतलब। एक सेकेंड, सॉरी, देखें ज़रा। तो पहला आइडियम देखते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हार्ड नट टू, देखें क्रैक का मतलब है ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में बोल, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, हिंदी में इसको बोलें तो इसका मतलब गंभीर समस्या, आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा गंभीर समस्या, यानी कि जो ख़तरनाक, जो एक तरह से ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो, गंभीर समस्या उसे बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब याद रखने का क्या, हाँ याद रखने का ट्रिक देखना ज़रा। देखो हार्ड नट मतलब होता है वोल्ट, क्रैक मतलब तोड़ना, तो ऐसा वोल्ट जो लोहे के होते हैं ना वोल्ट, ऐसा वोल्ट जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हो, हार्ड हो तोड़ना उसको, तो वैसे भी कठिन काम हो गया ना, वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो गई कि नहीं होगी, तो वैसे ही ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 लिख गए यार इकट्ठे, चलो मैं दोनों को ही करूँगा इधर। देखो ये जो लिखा है ना इतना, अ थॉर्न इन द फ्लैश, ये एक है और ये अलग है इतना। मैं चलो इन दोनों को दिखा दे रहा हूँ कौन सा अलग है। ये देखें इतना, इधर ये अलग है, ठीक, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं। चलो मैं लिख दे रहा हूँ इनके बारे में। देखें, अ थॉर्न इन द फ्लैश का क्या मतलब है, जो किसी भी काम में होने वाली हमेशा जो होने वाली बाधा होती है ना, जो हमेशा आती ही आती है किसी काम में बाधा, उसे बोलते हैं हम थॉर्न इन द फ्लैश। जैसे एक इसका मतलब हो गया ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोवेंस, ठीक है, यानी किसी काम में हमेशा आने वाली बाधा को हम बोलते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश। और अगला यहीं पे मैं रब करता हूँ, तब अगला करता हूँ। देखिए अगला है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के कंट्रोल में होना, ठीक है, नियंत्रण में होना, आज्ञा में होना। तो इसका मतलब है अंडर
अंडर वंस कंट्रोल, किसी के नियंत्रण में होना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। एन एसिड टेस्ट, यहाँ पे भी डबल लिख गया है, आगे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी है, वो डबल लिख गया है। चलो मैं इसको भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ कौन सा है, डबल लिख गया है। ये देखें, एन एसिड टेस्ट ये अलग है, और देखो ऑल आई फॉर वन आई ये अलग है। तो पहले मैं इसका मतलब देखते हैं। एन एसिड टेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है ए क्रिटिकल टेस्ट, ए क्रिटिकल टेस्ट मतलब एक गंभीर जो परीक्षण, क्रिटिकल टेस्ट हो, उसे हम एसिड टेस्ट, क्योंकि एसिड रिस्की होता है, तेजाब से हम परीक्षण करेंगे, तो इसीलिए हम इसे क्रिटिकल टेस्ट बोलते हैं और एसिड टेस्ट को। अगला देखते हैं, यहीं पे मैं रब कर लूँ। अगला है ऑल आई फॉर वन आई। तो ऑल आई फॉर वन आई का क्या मतलब है वो देख ले रहे हैं। देखें, अब हम इसका मतलब देखने वाले हैं, ऑल आई फॉर वन आई इसका। तो ऑल आई फॉर वन आई का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टिट फॉर टेट। टिट फॉर, ये खुद भी एक फ्रेज टाइप है। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ऑल आई फॉर वन आई का मतलब टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एट वंस, और एट वंस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, तुरंत, एट द सेम टाइम, तुरंत, या फिर हम इसको इंस्टेंट कह सकते हैं, इंस्टेंट, और या फिर हम इसको प्रॉम्प्टी कह सकते हैं, प्रॉम्प्टी। ओके, एडवांस का मतलब तुरंत। बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। ज़्यादा ही आगे बढ़ गया मैं। देखें, एट होम। अगला है एट होम। एट होम का मतलब होता है आरामदायक जो स्थिति होती है उसमें होना, यानी इसका मतलब होता है आरामदायक स्थिति में होने का मतलब कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है, आराम वाली स्थिति में होना, कंफर्टेबल होना, इसे बोलते हैं कंफर्टेबल होना। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का क्या मतलब है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे मोदी जी जो हैं बीजेपी के क्या हैं, सर्वे सर्वा हैं वो। ऑल इन ऑल, मोदी जी इज़ ऑल इन ऑल ऑफ बीजेपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो बीजेपी के। ऐसे ही करके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल इन ऑल का मतलब होता है। जैसे कि जर्मनी का ऑल इन ऑल कौन था? तानाशाही टाइप का वो जो था, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, चलो अगला है एकिल्स हील्स। एकिल्स हील्स का मतलब क्या होता है? कमज़ोर पक्ष या दुखती रग जिसे बोलते हैं। अ स्मॉल बट, देखो, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी कि दुखती रग या कमज़ोर पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऐड फ्यूल टू फायर, नाम से ध्यान आ रहा है, देखना, आग में घी डालना। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। तो देखना इसका मतलब टू मेक ए मैटर वर्स, यानी कि सिचुएशन जो भी चल रही है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना। तो मेक अ मैटर वर्स, किसी चीज़ को और ज़्यादा बुरा बना देना। जैसे कि
आग में घी डालना, पानी डालने की बजाय घी डालना, बुझाना नहीं बल्कि बढ़ाना, इस तरह का। अगला है एन आर्म चेयर जॉब। और इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। देखें ज़रा, एन आर्म चेयर जॉब का क्या मतलब होगा। आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है एक अच्छी नौकरी जो कि आसानी से हो, अच्छी इनकम के साथ। देखना ज़रा, आर्म चेयर का मतलब होता है गुड इनकम जॉब, अच्छी इनकम वाली जॉब, विद हाई कंफर्ट, और बहुत ज़्यादा आराम, विद HIGH हाई कंफर्ट, विद हाई कंफर्ट। ओके, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एन एक्स टू ग्रैंड। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है कि स्वार्थ से भरा कोई, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो एम है, वो उसमें मतलब लालच हो, स्वार्थ हो, उसमें सेल्फिश हो। तो देखना, यहाँ लिखता हूँ समथिंग डन फॉर, कोई काम तो किया, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया, सेल्फिश रीजंस, यानी स्वार्थ छिपाओ किसी काम के करने में, तब हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट टू ग्रैंड। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन आयरन विल। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा किसी इंसान की, लोहे की जैसी, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, एन ओल्ड फ्लेम, यानी अगला क्वेश्चन है लिखूँगा इसको, ऐसा नहीं बोलूँगा। देखो, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब, थोड़ा सस्पेंस तो बने रहने दो। ओ ए पर्सन, क्या लिख गया, इसको पहले नहीं बताऊँगा, पूरा लिख लूँ इसे। ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक, अब तो कुछ कुछ आ रहा होगा समझ, रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, यानी पुराना प्यार, किसी इंसान का पास्ट में किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो तो हम उसे एन ओल्ड फ्लेम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगले पे बढ़ते हैं। पुराना प्यार समझ गए ना, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या है, पुराना प्यार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 13 वाले पे। अगला क्वेश्चन है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि जवान कंधों पर बूढ़ा सर। इसका मतलब क्या है, कम उम्र में ज़्यादा जो समझदार हो जाते हैं उनसे बोलते हैं इस तरह का। ठीक है, तो मैं ऐसे इधर लिख दूँ इसका मतलब, चलो देखें, ए चाइल्ड और यंग पर्सन, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु thinks and talks like an older and experienced person। ओके, यानी कि ऐसा बच्चा या ऐसा जवान व्यक्ति जो हु थिंक्स एंड टॉक्स, यानी कि जो सोचता हो और बोलता हो बड़े लोगों की तरह, बूढ़े लोगों की तरह, और एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोगों की तरह। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट, यानी कि शांति निवेदन।
पीस रिक्वेस्ट, शांति निवेदन। ठीक है, पीस रिक्वेस्ट शांति निवेदन होता है इसका मतलब। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ जो होती है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ हो, झगड़े की जो जड़ हो, डिस्प्यूट, इसे बोलते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। एप्पल ऑफ वन साइज़, एप्पल ऑफ वन साइज़ का मतलब है किसी का दुलारा होना, प्यारा होना। ठीक है, वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट, डियरेस्ट वन, किसी का दुलारा या प्यारा होना, उसे आँखों का तारा होना, उसे बोलते हैं। अगला एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन, अच्छी व्यवस्था में। ठीक है, अच्छी सिचुएशन में, इन गुड कंडीशन, उसे हम सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से हो लाइफ में, गुड कंडीशन कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर को। अगला क्वेश्चन है एट अ लॉस, लॉस से ही समझ में आ रहा है घाटा। एट अ लॉस का मतलब होता है समस्या में होना, इन ए ट्रबल, इन ए ट्रबल। ठीक है, TROUBLE, इन ए ट्रबल, इसका मतलब है समस्या में होना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एट ए, ओ सॉरी मुझसे गलती हो गई क्या, एक सेकंड देखें ज़रा, ये दोनों का आपस में मिक्स हो गया। ये जो लिख रहा है ना, देखें ज़रा, ये जो एट ए पिंच है इसका मतलब होता है इन अ ट्रेवल। एट अ पिंच का मतलब तो इन अ ट्रेवल होता है। ठीक है, एट ए पिंच का मतलब, एट ए पिंच मतलब समस्या में होना, एट ए पिंच का मतलब समस्या में होना। ठीक, एट ए पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। और ये जो है एट ए पिंच के बाद जो ऊपर एट अ लॉस था ना, इसका मतलब होता है डिसीजन नहीं ले पाना किसी चीज़ का। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे देखें, इसको मैं रब करूँ पहले। एट ए लॉस, अब देखते हैं हम एट ए लॉस का। और एट ए लॉस का मतलब पता है मैंने, निर्णय न ले पाना, डिसीजन न ले पाना। ठीक है, तो इसका हो गया टू बी अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, टू बी अनेबल टू डिसाइड। और एट ए बेंच का बता दिया इन अ ट्रिबल। अब बढ़ते हैं अगले पे। देखें अगला क्या है, एट डैगर्स, सॉरी दो, इसमें दो लिख गए हैं, देखिए ज़रा, इसमें दो लिख गए हैं। ये है एट आर्म्स लेंथ, ये अलग है, और एट डैगर्स ड्राउन ये अलग है। तो हम इसमें से पहले देखेंगे एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दोस्ती न रखना या दूर रखना। यानी एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि किसी को मित्र ना बनाना, यानी कि उसको दूर रखना, यानी ठीक है दोस्ती ना रखना। ये हो गया इसका एट आर्म्स लेंथ का। ठीक, अब देखना
अब देखेंगे हम एट डैगर्स ड्राउन, इसका क्या होगा। एट डैगर्स ड्राउन, इसका देखते हैं। एट डैगर्स ड्राउन का देखें, एट डैगर्स ड्राउन का क्या होगा। किसी से कट्टर दुश्मनी होना, यानी कि टू हैव बिटर, BITTER, बिटर एनमिटी, किसी से तगड़ी सी दुश्मनी होना या कट्टर दुश्मनी होना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, एट ईज़, इसका देखें क्या होगा। एट ईज़, एट ईज़ का मतलब होता है चिंता रहित, यानी कि जिसकी हमें बिल्कुल चिंता ही ना हो, यानी फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी, यानी चिंता और दर्द से मुक्त जो चीज़ होती है उसे हम एट ईज़ कहते हैं, यानी कि सुख में होना भी बोल सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन बनेंगे, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है एट वंस फिंगर्स एंड, इसका मतलब होता है एट वंस, कोई भी चीज़ किसी की उंगलियों पर हो। एट वंस फिंगर्स एंड्स, यानी किसी को पूरी जानकारी होना। टू बी एक्सपर्ट इन, यानी उस चीज़ में कोई एक्सपर्ट हो, या फिर टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, डी बन ये कंप्लीट नॉलेज, या तो ये या फिर एक्सपर्ट हो कोई उसमें, तब किसी की उंगलियों पर होने का मतलब है कोई भी इसमें एक्सपर्ट हो या फिर उसकी पूरी जानकारी हो। अगला क्वेश्चन इसमें 2 लिख गए हैं, देखें अगला क्वेश्चन। टू एट विट्स और एंड्स, ये है अलग, इतना, और इतने का आंसर क्या है। इसका क्या मतलब होता है, एट वंस विट्स और एंड्स, इसका मतलब होता है चकित, यानी कि कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज्ड। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कंफ्यूज्ड, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कोई कंफ्यूज है तो पजल्ड। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, इसको हम परप्लेक्स्ड भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें, एट स्टेक, सॉरी ऊपर एक मिस हो गया ना, उसे भी देखते हैं। देखें, अब हम देखेंगे ये, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एट 6 एंड 7, इसका क्या मतलब है था। एट 6 एंड 7 का मतलब है तितर बितर टाइप का, अस्त व्यस्त टाइप का, इन डिसऑर्डर, यानी चीज़ें तितर बितर पड़ी हों, यानी इन डिसऑर्डर, चीज़ें तितर बितर पड़ी हों इन डिसऑर्डर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 24, एट स्टेक। 24 का मतलब 24 है, कौन सा है, एट स्टेक। एट स्टेक का क्या मतलब है वो देखते हैं। एट स्टेक का मतलब है कोई भी चीज़ जब दाव पर, एट रिस्क और इनसिक्योर पे, यानी एट रिस्क दाव पर लग जाती है ना, एट रिस्क और इनसिक्योर हो तब, इनसिक्योर, इसका ये मतलब है। ठीक है, एट रिस्क और इनसिक्योर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एट द 11th आवर,
देखो यहाँ भी साइड डबल लिख गया। इतना एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है अंतिम समय में, ठीक है, अंतिम समय में। एट लास्ट, घड़ी में 11 बजते हैं ना, 11वां घंटा तो अंतिम मान लो क्योंकि 12वां होने वाला होता है। एट लास्ट मोमेंट, तो उसी से ध्यान रख सकते हैं अंतिम समय में, एट लास्ट मोमेंट।